आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या तनाजे पर मीडिएशन पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी फाइनल रिपोर्ट, कल होगी सुनवाई। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिए अहम फैसले, मुतासिरा लड़की को मिलेगी सिक्योरिटी और 25 लाख रुपए का इंटरिम कॉम्पनसेशन। कांग्रेस कायदीन ने किया हज काफिले को रवाना, आजमीन से मुल्क की तरक्की के लिए दुआओं की अपील। टीआरएस की मेंबरशिप ड्राइव में 10 अगस्त तक तौसी, केटीआर खुद लेंगे रुकनियत साजी का जायजा। ऑपरेशन मुस्कान के जरिए हैदराबाद पुलिस ने लौटाया 445 मासूमों का बचपन। अब खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े को बातचीत से सुलझाने के लिए तश्कील दिए गए मीडिएशन पैनल ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। इस पर जुमे के रोज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। अदालत ने एक पिटीशन पर 11 जुलाई को पैनल से ये रिपोर्ट मांगी थी। 18 जुलाई को मीडिएशन पैनल ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। तब सीजीआई ने कहा था कि अभी मीडिएशन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है और पैनल से जल्द फाइनल रिपोर्ट को सौंपने के लिए कहा गया था। अगर इसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता है तो अदालत 2 अगस्त को रोजाना सुनवाई पर गौर करेगी। उसी दिन सुनवाई को लेकर आगे के मुद्दों और दस्तावेजों के तर्जुमे की खामियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इससे पहले पिटिशनर गोपाल सिंह विशारद ने कहा था कि मीडिएशन पैनल से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए कोर्ट को जल्द फैसले के लिए रोज सुनवाई पर गौर करना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि मीडिएशन पैनल की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ही तय किया जाएगा कि अयोध्या मामले की सुनवाई रोजाना की जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकाम जारी किए हैं कि उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं। जुमेरात को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि आखिर उन्हें मुतासिरा लड़की की तरफ से लिखा गया खत वक्त पर क्यों नहीं मिल सका। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े अहकाम जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस का ट्रायल 45 दिन में पूरा करने का हुक्म दिया है। इससे जुड़े सभी केसेस को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ साथ उन पर एक ही जज को सुनवाई करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 7 दिन के अंदर ट्रक हादसे की जांच पूरी की जाए। मुतासिरा खानदान को सीआरपीएफ सिक्योरिटी देने का भी हुक्म दिया गया है। मुतासिरा लड़की, उसके वकील, उसकी मां, उसके 4 भाई, उसके चचा और उन्नाव में खानदान के दीगर अराकीन को फौरन सिक्योरिटी देने के अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्नाव मुतासिरा लड़की को इंटरिम कॉम्पनसेशन दिए जाने पर भी गौर किया। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार को यह हुक्म दिया गया है कि मुतासिरा लड़की को 25 लाख रुपए भरपाई के तौर पर दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने मुल्जिमीन की बात नहीं सुनी है, अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद पाकिस्तान में कैद हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के हवाले से यह खबर दी है। हालांकि अभी इसके तौर तरीकों पर कोई बहस नहीं की गई है। इससे पहले नीदरलैंड की हेग में वाक़े आईसीजे में कुलभूषण जाधव मामले में हिंदुस्तान की बड़ी जीत हुई। अदालत ने पाकिस्तान से कहा कि वो कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सज़ा का रिव्यू करे। इसके साथ ही आईसीजे ने जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने की हिंदुस्तान की मांग को कबूल किया था। गौरतलब है कि पाकिस्तान की एक फौजी अदालत की जानिब से जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले को हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया था। कर्नाटक में नाअहल ठहराए गए कांग्रेस जेडीएस के 14 बागी एमएलए ने जुमेरात को साबिक स्पीकर आर रमेश कुमार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनमें कांग्रेस के 11 और जेडीएस के 3 एमएलए शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इन्हीं एमएलए की बगावत की वजह से एचडी कुमारस्वामी की हुकूमत गिर गई थी और बीजेपी कायद बीएस येदियुरप्पा ने नई हुकूमत तश्कील दी है। ऐवान में उनकी हुकूमत के हक में सिर्फ 99 वोट ही पड़े थे, जबकि खिलाफ में 105 वोट पड़े थे। ऑनलाइन फूड कंपनी जोमैटो कंट्रोवर्सी पर अब मध्य प्रदेश पुलिस ने जबलपुर के रहने वाले नौजवान को नोटिस भेजने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि जोमैटो पर खाना ऑर्डर करने के बाद नॉन हिंदू डिलीवरी बॉय होने की वजह से अमित शुक्ला नाम के एक शख्स ने खाना कैंसिल कर दिया था। इसके बाद इससे ट्विटर पर ट्वीट भी किया, जिसके बाद काफ़ी तनाज़ा हुआ। अपने
ट्विटर पोस्ट में अमित शुक्ला ने जोमैटो को टैग करते हुए लिखा था कि उन्होंने उसे नॉन हिंदू राइडर भेजना तय किया। उन्होंने कहा कि वो राइडर को बदल नहीं सकते और ना ही रिफंड कर सकते हैं। अमित शुक्ला ने आगे लिखा था कि अगर वो नहीं चाहता है तो उसे खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। पुलिस के मुताबिक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन पुलिस ने ट्विटर पोस्ट के बारे में खुद नोटिस लिया है और नोटिस भेजने का फैसला किया है। अपने ट्विटर पोस्ट पर तनकीद के बाद अमित शुक्ला ने अपने ट्वीट को सही ठहराया और कहा कि उसने राइडर बदलने की मांग करते हुए कोई जुर्म नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान के बेटे और स्वारतांडा सीट से एमएलए अब्दुल्ला खान को जुमेरात के रोज 24 घंटे के अंदर दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अपने हामियों के साथ सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। चारशुम्बे को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में छापामारी के दौरान सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में अब्दुल्ला हिरासत में लिए गए थे। हालांकि पुलिस ने देर शाम निजी मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया था। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी वर्कर्स जुमेरात को सड़कों पर उतर आए। इलाके में सेक्शन 144 लागू है। कई जिलों से वर्कर्स के रामपुर आने की इत्तला पर पुलिस ने जिले की सरहदें सील कर दी। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने बरेली, पीलीभीत, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और बिजनौर के पार्टी वर्कर्स को रामपुर पहुंचकर एहतजाज करने के लिए कहा है। इसी बीच बरेली से आ रहे कई कायदीन और एमएलएस को पुलिस ने हिरासत में लिया। रामपुर में भी 20 से ज़्यादा वर्कर्स हिरासत में लिए गए। आजम खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अखिलेश यादव भी रामपुर पहुंच सकते हैं। अब्दुल्ला रिहा होने के बाद अपने हामियों के साथ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की ठान ली है ताकि गरीबों को तालीम ना मिल सके। किताबें चोरी करने के झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कोई किताब चोरी नहीं की गई है। रामपुर के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल जुबैर खान ने 9000 से ज़्यादा किताबें चोरी कर जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने 16 जून से मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक चारशुम्बे को यूनिवर्सिटी से 2500 रेयर किताबें बरामद की गई हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने असेंबली इंतखाबात से पहले दिल्ली वालों के लिए एक लुभावनी स्कीम का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली में 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब से दिल्ली में दीगर रियासतों के मुकाबले सबसे सस्ते रेट्स पर बिजली दी जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि 201 से 400 यूनिट तक बिल पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली में इंतखाबात अगले 6 महीनों के अंदर होना तय है। इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली में खवातीन के लिए मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफ़र का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में बिजली को लेकर कई मुश्किलें थी। पहले बिजली का बिल भी ज़्यादा आता था, कंपनियों का हाल बुरा था, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका था। आम आदमी सरकार ने पिछले 4 सालों में इन सभी को सुधारा। पिछले 4 साल में मुल्क की हर रियासत में बिजली के दाम लगातार बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं बढ़े। ये चमत्कार से कम नहीं है। आज बिजली कंपनियों के पास कैश है, उनके घाटे कम हो रहे हैं। आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं, ये घोषणा बहुत बड़ी है और ये घोषणा संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था। उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं, उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके बिजली के बिल माफ। लेकिन अगर आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा देना पड़ेगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको उसमें 50% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 200 यूनिट का फायदा नहीं मिलेगा। तो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके बिजली की आपको बिल देने की जरूरत नहीं, आपका बिजली का 0 बिल आएगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका फिर लगभग 50% के करीब आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके मोटे मोटे तौर पे 2 हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। नंबर 1, जैसा हमने पानी के क्षेत्र में कहा था कि एक लाइफलाइन कमिटमेंट सरकार का होना चाहिए। आज 200 यूनिट कुछ भी नहीं होते। 200 यूनिट का मतलब आप एक फ्रिज, एक टीवी, 2 बल्ब, पंखे, इतने में 200 यूनिट। तो अगर हमारा ये मानना है कि अगर कोई आदमी गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है
तो क्या वो आदमी पानी नहीं पिएगा? क्या वो आदमी बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा? तो एक उस लेवल का बेसिक लाइफलाइन का कमिटमेंट सरकार ने जैसे पानी के क्षेत्र में दिया था, ऐसे बिजली के क्षेत्र में दिल्ली सरकार दे रही है। मैं बीजेपी वालों को कहूंगा, पहली चीज तो ये बताएं कि क्या वो इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस पे वो अपनी प्रतिक्रिया दें। दूसरी चीज, मुंबई में 1400 रुपए लेते हैं 200 यूनिट के, मुंबई में फ्री करें जाके। 400 यूनिट के 3310 रुपए लेते हैं, हम 1075 लेते हैं। सोचो कितना घपला हो रहा है मुंबई के अंदर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिल्ली में अगर 1075 और मुंबई में 3310, तो सोचो कितना घपला हो रहा है। उसके बाद हरियाणा में 910 रुपए लेते हैं 200 यूनिट के, हम 0 लेते हैं। गुड़गांव में 1820 रुपए लेते हैं 400 यूनिट के, हम 1075। तो देखो कितना घपला हो रहा है। नोएडा में भी इनकी सरकार है, 1310 रुपए लेते हैं 200 यूनिट के, हम 200 लेते हैं, हम 0 लेते हैं। तो मेरा ये कहना है, उनको सुझाव है कि पूरे देश में जाके अपनी सरकारों को पहले कहें कि दिल्ली के बराबर लाएं और फिर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज हज हाउस में आज़मीन हज के एक काफिले को झंडा दिखाकर विदा किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, हैदराबाद माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्ला, हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्ला खान और दीगर कायदीन और ओहदेदार मौजूद थे। शब्बीर अली ने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि वो अपना ज़्यादातर वक्त इबादतों में गुजारें और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से परहेज़ करें। तो आप वो खुशकिस्मत है 2019 और 20 के हज में अल्लाह ताला ने आपको हज के लिए मुंतखब किया, अपना मेहमान बनाया है। तो आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं। आपको विदा करने के लिए आज तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से हम तमाम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं। इस मुल्क में और इस दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, उन सब के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ, अल्लाह ताला ने कहता है कि खाने काबा पे नज़र जैसे आपकी गिरी और आपने जो दुआ की वो दुआ पूरी कबूल होती है। क्योंकि आज आप ये नियत करके निकल रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यानी ऐ अल्लाह मैं आ रहा हूँ। तलबिया कब तक कहेंगे आप लोग? यहाँ से निकल कर जिद्दा पहुंचेंगे, जिद्दा से मक्का पहुंचेंगे, मक्का से खाने काबा में पहुंचकर जैसा ही खाने काबा पे आपकी नजर पड़ी हरम शरीफ में, जब तलबिया बंद और वहां पर आपकी दुआ, ऐसी दुआ होना चाहिए जो, और अल्लाह कह रहा है कि वो दुआ तुम खाने काबा के दरवाजे के सामने या खाने काबा जैसा भी कर, जो दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूंगा। तो आप दुआ मांगने का आपके हाथ में है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने खरी खरी बोलना चाह रहा हूँ, जो तवज्जो से सुनिए। हम तो वहाँ पर जब हज के मनासिक के अंदर ये भी है कि हम 3 दिन मुसलसल बड़े शैतान, मंगले शैतान, छोटे शैतान को कंकरियाँ काटते, मगर हम लोग बगल में भी, जेब में भी एक शैतान को लेके जा रहे, छोटा शैतान, उसका नाम है मोबाइल फोन। हम खाने काबा के सामने इतनी मेहनत से दुआ करके, दुआ हाथ उठा के घूर के देख रहे, जैसे फोन आता, आप ऐसा करते करते खास से फोन उठाते, हेलो, हाँ माना दादा कैसे आप? अरे पोतरे मेरे बोलते अब यहाँ तार टूट गया। अल्लाह के और आपके बीच में जो तार लगा हुआ था वो तार ब्रेक हो गया। फिर वो रख के फिर दुआ करे तक आपका जो जोश व जज्बा और जो अल्लाह से वो था वो खत्म हो गया। जब अल्लाह आपको मेहमान बना तो दुनिया छोड़ो, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, आपके खानदान की हिफाजत करेगा, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह आपको मेहमान बना के बुलाया तो अल्लाह देख लेगा। तो जब भी खाना काबा में रखते ही फोन बंद कर डालो। तो शैतान नंबर 2 है, छोटा शैतान है, उसको बंद कर दो, वो दुनिया से जोड़ेगा तुमको। और वहां आप अल्लाह से जुड़ने के लिए गए, मगर उन्हें आपको अल्लाह का रास्ता कट करके दुनिया से जोड़ा देगा। नवासा, पोतरा, चल, भाई, अम्मा, बाबा, दादा से जोड़ा देगा। तो जोड़ा के लिए आप दुआ के वक्त में आए, दुआ के दिन में फोन बसता, आप फोन उठा के ऐसा करते हुए फोन उठा के देखते, तो वहां रास्ता ब्रेक हो जाता। तो आप जब भी अंदर जाएंगे
मोबाइल को पहले छोटे शैतान को बंद कर दो, ताकि आपका लगाव जो है, जो मोहब्बत अल्लाह से जिसे अल्लाह मेहमान बना है, वो जो फिक्र है अल्लाह ताला को जुनून बहुत पसंद है। इस साल सादत हज के लिए दुनिया भर से तकरीबन 11 लाख आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इनमें अक्सरियत इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन की है। इनके बाद बिलतरतीब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन इकराम हैं। इस वक्त लाखों हाजी मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। वो उम्रे की अदायगी, तवाफ़ बैतुल्लाह और दूसरी इबादत में मसरूफ़ हैं। एक बड़ी तादाद मदीने मुनव्वरा में रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर रही हैं और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हैं। सऊदी हुकूमत के मुकर्रर करदा हज कोटे के मुताबिक इंडोनेशिया से 2.5 लाख और हिंदुस्तान और पाकिस्तान से 2-2 लाख आज़मीन हज के लिए पहुंचेंगे। हिंदुस्तान से अब तक 1,50,000 जबकि पाकिस्तान से 1,35,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल की 3 और तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल की 1 खाली सीट के लिए बाई इलेक्शंस करवाने शेड्यूल जारी कर दिया है। आंध्र प्रदेश के 3 MLCs के बलराम कृष्णमूर्ति, ए काली कृष्ण श्रीनिवास और के वीरभद्र स्वामी बहैसियत MLA इलेक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 6 जून को काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही तेलंगाना काउंसिल के रुकन के यादव रेड्डी को 16 जनवरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब इन 4 सीट्स के लिए बाई इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन 4 MLC सीट्स के लिए 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नॉमिनेशंस दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त होगी और 26 अगस्त को पोलिंग होगी और उसी दिन नतीजों का ऐलान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने आज दोपहर तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। अमरावती से हैदराबाद पहुंचने के फौरी बाद जगनमोहन रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर नरसिम्हन से मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। AP के लिए नए गवर्नर तकर्रुर किए जाने के बाद जगन की तेलंगाना के गवर्नर से मुलाकात को काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, क्योंकि दोनों रियासतों के मुलाजिमीन, असासों और इदारों की तकसीम के सारे अमल से गवर्नर नरसिम्हन ही वाकिफियत रखते हैं। समझा जाता है कि इस मुलाकात में यही मसला ज़ेर बहस आया है। ज़राए के मुताबिक 8 अगस्त को दिल्ली में वजारत ख़ारजा की तरफ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुलाजिमीन, असासों की तकसीम और दीगर उमूर का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास मुनक़िद होने वाला है। इस इजलास में शिरकत से कबल जगनमोहन रेड्डी तेलंगाना के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। बाद अज़ान जगनमोहन रेड्डी ने प्रगति भवन पहुंचकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात में भी तेलंगाना और AP के मुलाजिमीन की तकसीम, 10वें शेड्यूल के तहत मरकज़ी इदारों की तकसीम, दरियाओं के पानी की तकसीम का मसला ज़ेर बहस आया। चंद दिन कबल दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने मुलाकात करते हुए गोदावरी और कृष्णा के पानी से इस्तिफादा के लिए मुश्तरका लाए हमल तैयार करने का ऐलान किया था और इसके बाद दोनों रियासतों के अहदेदारों का भी इजलास मुनक़िद हुआ और इसमें दरियाओं के पानी की तकसीम पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक जगनमोहन रेड्डी आज शाम यरूशलेम रवाना हो चुके हैं और 5 अगस्त को हैदराबाद वापस होंगे। TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने 10 अगस्त तक ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम ख़त्म करने की हिदायत दी है। उन्होंने आज तेलंगाना भवन में सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चेवल्ला पार्लिमानी हलकों के अरकान मुखन्ना, पार्टी लीडर्स और वज़रा के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास में रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, अरकान असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी, सुधीर रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि 10 अगस्त को रुकनियत साजी मुहिम ख़त्म होने के साथ ही बस्ती और डिवीज़न कमेटियों को तश्कील दिया जाए। 20 अगस्त तक इन कमेटियों को तश्कील देने की हिदायत दी। हर कमेटी में 50% नुमाइंदगी SC, ST, BC और अक़लियतों को दी जाए। हर कमेटी में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 अफराद को शामिल किया जाए। तारक रामाराव ने कहा कि शहर में 2000 नोटिफाइड बस्तियां हैं, इन तमाम बस्तियों में कमेटियों को तश्कील दिया जाए। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 6 अगस्त से TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर में बोनाल त्यौहार की वजह से पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में ताख़ीर हुई है, जिसके पेश नज़र 10 अगस्त तक हैदराबाद में रुकनियत साजी मुहिम जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि रुकनियत साजी मुहिम खत्म होने के बाद बस्ती कमेटियों को तश्कील दिया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनाल त्यौहार के दौरान उन्होंने डांस किया था। डांस के वीडियो से छेड़छाड़ करते हुए इसमें उनकी फर्जी आवाज़ की रिकॉर्डिंग डाल दी गई और इस वीडियो को वायरल करवाया गया।
वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शराब पीकर डांस किया था। श्रीनिवास यादव ने यह वजाहत की है कि वो शराब नोशी नहीं करते हैं। वीडियो से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरखास्त करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। तेलंगाना कांग्रेस की सीनियर लीडर व साबिक रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल के तालिबात के एहतजाजी प्रोग्राम में एक मर्द कांस्टेबल की हरकत की शदीद मजम्मत की, जिसमें इस कांस्टेबल ने एहतजाज करने वाली एक तालिबा के जिस्म को हाथ लगाया था। विजय शांति ने फेसबुक पर इस वाकये की शदीद मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह खाती कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करे। विजय शांति ने कहा कि इस वाकये की मीडिया में काफ़ी तशहीर हुई और हर गोशे से पुलिस की इस हरकत की मजम्मत की जा रही है, लेकिन टीआरएस हुकूमत इस मामले में खामोश तमाशाई बनी हुई है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वो कुछ दिन कबल एक कंप्यूटर इदारे की गलतियों से इंटरमीडिएट के तुलबा ने खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में भी हुकूमत ने अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इसी तरह कागज नगर में एक खातून फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पर भी टीआरएस के मकामी लीडरों ने हमला किया था। इस वाक़े पर भी हुकूमत ने सख्त नोट नहीं लिया। विजय शांति ने कहा कि रियासत में हुकूमत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। आए दिन खवातीन पर हमले के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश की गई नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की शदीद मुखालिफत की है। पीसीसी डॉक्टर सेल के नायब सदर सत्यनारायणा ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह बिल गरीब आवाम को इलाज की सहूलत से दूर करेगी। उन्होंने मेडिकल काउंसिल को मनसूख करने के फैसले की भी मजम्मत की। मॉडर्न मेडिसिन के जरिए इलाज की सहूलियत को आम करने के बजाय एक योगा गुरु के मशवरे पर देसी तर्ज के इलाज को अहमियत देने की कोशिश की जा रही है। सत्यनारायणा ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन गरीबों को इलाज और मेडिसिन की तालीम से दूर करेगा। इस बिल में 50% मेडिसिन की सीट खानगी कॉलेजों को देने की गुंजाइश फराहम की गई है। इससे गरीब तुलबा मेडिसिन की तालीम से महरूम हो जाएंगे। कॉर्पोरेट इदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है। कांग्रेस लीडर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस बिल की टीआरएस पार्टी तायद कर रही है। रियासत में दवाखानों की हालत अबतर हो गई है। सरकारी दवाखानों में अद्वियात की किल्लत पाई जाती है। हुकूमत सरकारी दवाखानों को बेहतर बनाने के कोई इक़दामात नहीं कर रही है। सत्यनारायणा ने कहा कि बिल के खिलाफ मेडिसिन के तुलबा और डॉक्टरों के एहतजाज की कांग्रेस तायद करेगी। आज नेशनल मेडिकल कमीशन में इतना बुरा है कि वो बिल को हम पूरे को पूरे वापस लेना बोल के मोदी साहब को हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे। उन्होंने जो भी करे आजकल किसी हाल में भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सोच रहे कि सारे लोग ये खाली मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को ही फ़र्क पड़ेगा, हमारे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा बोल के सोच रहे होंगे। मगर ये सिस्टम से पूरे तमाम भारत देश में वे सारे लोगों को ये बिल से फ़र्क पड़ेगा। कल ये सिस्टम में क्या होगा, एमबीबीएस डॉक्टर क्वालिफाई नहीं हो के जो भी क्वालिफाई हुआ वो आयुर्वेदिक या सिस्टर नर्स फिजियोथेरेपिस्ट उसको लाइसेंस देके हेल्थ प्रोवाइडर बोल के उनको डॉक्टर एमबीबीएस डिग्री देके वो गांव में उन लोगों का इलाज करने के लिए परमिशन दे रही है बिल से। इसको क्या बोल रहे, ब्रिज कोर्स बोल रहे। ये ब्रिज कोर्स को हम बंद करना बोल के बोल रहे। ये ब्रिज कोर्स से लोगों को फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा। उससे ऐसे भी जो भी गरीब लोग हैं, गरीब लोग एमबीबीएस पढ़ रहे, उन लोगों को नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम बोल के है, वो अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो उसका क्वालिफिकेशन एमबीबीएस 6 साल पढ़ के भी इंटरमीडिएट हो जा रहा। उन्हें दूसरा बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे कि ये नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम निकाल देना। ये लाइसेंस जो भी है अभी जो भी है एमबीबीएस होने के बाद एंट्रेंस होने के हाउस सर्जेंसी होने के बाद कैसे डिग्री दे रहे वैसे देके उनको करना बोल के हमारा डिमांड है। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने तमाम सरकारी दफातर में बरखी के प्रीपेड मीटर्स लगाते हुए बरखी की बचत के इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने आज मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए सरकारी दफातर की बरखी बिल्स के बकायाजात को फौरी अदा करने की हिदायत दी। एसके जोशी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सरकारी दफातर के बरखी बिल्स की अदायगी की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि हर दफ्तर में सोलार प्लांट कायम करने के इक़दाम किए जाएँ। इस सिलसिले में रेडको का ताउन हासिल किया जाएगा। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज अजय मिश्रा, शांति कुमारी, आधार सिन्हा, ट्रांसको के सीएमडी प्रभाकर राव के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरीज रामकृष्ण राव, जगदीश्वर, राजीव त्रिवेदी और सेक्रेटरीज महेश दत्त, बी जनार्दन रेड्डी, वेंकटेशम और दूसरे मौजूद थे।
चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने अवामी मकामात पर नो स्मोकिंग के साइनेज लगाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि स्मोकिंग फ्री तेलंगाना के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 की अमलआवरी का जायजा लेने वाली हाई पावर कमेटी के इजलास की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पार्क्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर और दीगर अवामी मकामात पर सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल से रोकने के लिए इन मकामात पर साइनेजेस लगाए जाएं। बस स्टेशन और सियाहती मकामात पर खुसूसी नज़र रखी जाए। ज़िला सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटी और एनफोर्समेंट टीम तश्कील दी जाए। तालीमी निसाब में तंबाकू के मुज़िर असरात को शामिल किया जाए। दीगर रियासतों में तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने की पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाए। इजलास में महकमा सेहत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शांता कुमारी, सेक्रेटरी तालीम जनार्दन रेड्डी, कमिश्नर फैमिली वेलफेयर योगिता राणा और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले एक महीने में 445 मासूम बच्चों को आज़ाद करवाया गया। पुलिस की 17 टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर चाइल्ड लेबर और भीख मंगवाना जैसे मामलों में अब तक 407 लड़कों और 38 लड़कियों को छुड़ाया। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल एक स्पेशल ड्राइव हर साल 2 बार करते हैं। हैदराबाद शहर में ही नहीं, हमारे पूरे तेलंगाना स्टेट में हमारे गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है, खास करके उनके लिए जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जिनके ऊपर किसी का प्रोटेक्शन शायद उतना अच्छा नहीं है। और इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। पिछले 5 साल से जो एक्सरसाइज हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, उसके तहत अभी तक 4,624 बच्चों का रेस्क्यू हुआ। और इस बार ऑपरेशन मुस्कान 5 जो कि जुलाई मंथ 1 तारीख को शुरू हुआ, और इस ऑपरेशन के तहत हमारे सिटी पुलिस में 17 टीम्स हेडेड बाय सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स, वो पूरे 1 महीने 24 आवर्स वो लोग मेहनत किए। और इस 1 महीने के ऑपरेशन में 445 चिल्ड्रन, बच्चों का रेस्क्यू हुआ, जिसमें 407 लड़के हैं और 38 लड़कियां हैं। 51 बॉयज़ को सईदाबाद में जो रेस्क्यू होम है वहां भेजा गया, और 13 गर्ल्स, लड़कियों को निम्बोली गड्ढा में जो रेस्क्यू होम है वहां भेजा गया। 356 बॉयज़ और 25 गर्ल्स को उनके पेरेंट्स को वापस उनकी जिम्मेवारी दी गई, और 429 बच्चों को ऑपरेशन स्माइल जो कि जनवरी में हुआ था उसके तहत रेस्क्यू किया गया था। तो टोटल अभी तक इस साल 874 इज द फिगर। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या तनाज़े पर मीडिएशन पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी फाइनल रिपोर्ट, कल होगी सुनवाई। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिए अहम फैसले, मुतासिरा लड़की को मिलेगी सिक्योरिटी और 25 लाख रुपए का इंटरिम कॉम्पनसेशन। कांग्रेस कायदीन ने किया हज काफिले को रवाना, आज़मीन से मुल्क की तरक्की के लिए दुआओं की अपील। टीआरएस की मेंबरशिप ड्राइव में 10 अगस्त तक तौसी, केटीआर खुद लेंगे रुकनियत साजी का जायजा। ऑपरेशन मुस्कान के जरिए हैदराबाद पुलिस ने लौटाया 445 मासूमों का बचपन। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।